Hello students, welcome to you in Prince Education Hub Seeker. This is your science period. Today we have start new chapter number 4, structure of the atom. तो आज हम बेटा एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं. चैप्टर नंबर 4 है जिसका नाम क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ द एटम. एटम का जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि एटम का जो स्ट्रक्चर है किस किस ने दिया था और कैसे दिया था. ठीक है, उसके बारे में. तो सबसे पहले हम स्ट्रक्चर जो है एटम का उसको स्टार्ट करने से पहले इस चैप्टर का कुछ डिस्कशन कर लेते हैं, जैसे इंट्रोडक्शन. ठीक है, तो इंट्रोडक्शन क्या है, सबसे पहले ये देखो. इंट्रोडक्शन की बात करूं तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं, आपने चैप्टर नंबर 3 के अंदर क्या पढ़ा था, एटम्स एंड मॉलिक्यूल के बारे में, कि हमारे पास एटम्स और मॉलिक्यूल से मिलकर ही क्या बनता है, मैटर बनता है. आपको पता होना चाहिए मैटर क्या होता है, जिसका मास हो और जो स्पेस ऑक्यूपाई करता हो वो चीज़ क्या होती है, मैटर होती है. ये भी मैंने आपको बता दिया था. और नंबर ऑफ एटम से मिलकर या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से मिलकर ही हमारे पास क्या बनता है, हमारा मैटर बनता है. फिर भी हमारे पास देखा जाए तो अगर डिफरेंट मैटर हो तो उसके अंदर एटम भी क्या होंगे बेटा, डिफरेंट होंगे. ये भी मैंने आपको बताया था कि मान लो कि हमारे पास डिफरेंट मैटर हों, उसके अंदर हमारे पास एटम भी क्या होंगे, डिफरेंट होंगे. ठीक है, ये तो होना ही चाहिए. अगर एटम डिफरेंट हैं तो उसका मैटर भी क्या बनेगा, डिफरेंट ही बनेगा. ओके, फिर उसके बाद हम बात करते हैं कि जो एटम था, डाल्टन ने क्या कहा था कि जो एटम है हमारे पास वो इंडिविजिबल है. ठीक है, कि एटम हमारे पास इंडिविजिबल कैसे है, कि हम किसी भी सब्सटेंस को कट करते जाएं, एक टाइम ऐसा आएगा कि वो सब्सटेंस हमारे पास कट नहीं होगा. उसको हमने क्या बोला था बेटा, एटम बोला था. ठीक है, एटम क्या था, एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल था जो फर्दर डिविजिबल नहीं होता. ठीक है, ऐसा डाल्टन ने कहा था. लेकिन उसके बाद हमारे पास कुछ साइंटिस्ट ने कहा था कि एटम के क्या होते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं. तो इस चैप्टर के अंदर हम ये भी डिस्कस करेंगे कि एटम के कौन कौन से सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं, जैसे प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन. इनके बारे में डिस्कस करेंगे कि प्रोटॉन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन क्या होता है, न्यूट्रॉन क्या होता है, एटम के अंदर ये कैसे अरेंज होते हैं. ठीक है, ये कहाँ पे हमारे पास एटम के अंदर फाउंड होते हैं, इसके बारे में इस चैप्टर के अंदर डिटेल स्टडी करेंगे. ठीक है, क्योंकि आपको पता था कि एटम का जो स्ट्रक्चर था, एटम का स्ट्रक्चर फाइंड आउट करना एक चैलेंज था 19वीं सेंचुरी के अंदर. ठीक है, 19वीं सेंचुरी के अंदर बहुत सारे साइंटिस्ट ने एटम के स्ट्रक्चर के ऊपर बहुत सारा डिटेल स्टडी की, वर्क किया और काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट किए. उनके एक्सपेरिमेंट के बदौलत ही हमें आज पता लगा है कि एटम का स्ट्रक्चर कैसे होता है बेटा. ठीक है, उसके अंदर प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, ये चीज़ें कैसे अरेंज होती हैं. तो इन सभी चीज़ों के बारे में 1 बाय 1 इनके अंदर डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो ये थी हमारे पास इंट्रोडक्शन इस चैप्टर की. ओके, नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास बेटा चार्ज पार्टिकल्स इन मैटर. ठीक है, तो चार्ज पार्टिकल जो होते हैं मैटर के अंदर क्या होते हैं, इसको करने से पहले हम एक्टिविटी देखते हैं कि मैटर के अंदर जो चार्ज पार्टिकल होते हैं वो कौन कौन से होते हैं. तो एक्टिविटी के थ्रू हम समझते हैं. जैसे मान लो कि आप छोटी क्लासों के अंदर देखते थे कि हमने जैसे एक मार्कर लिया. ठीक है, ये मार्कर लिया मैंने, इसको अपने सिर से क्या किया, रब किया. ठीक है, हेयर से रब किया. ठीक है, जब मैं इसको हेयर से रब करूँगा, रब करने के बाद मैंने क्या लेना है, छोटे से टुकड़े लेने हैं, किसके, पेपर के टुकड़ों को हमने टेबल के ऊपर रखा. अब मैंने इसको जब रब किया था, इसको उसके पास लेके जाऊंगा, तो क्या हुआ था उस बार कि जब मैं इसको उसके पास लेके जाऊंगा तो इसके साथ जो पीसीज हैं पेपर के वो चिपक जाएंगे. क्यों चिपके बेटा, क्योंकि हमारे पास जब हमने इस मार्कर को रब किया अपने हेयर के साथ तो इसके अंदर रब करने की वजह से क्या आया बेटा, चार्ज आया. और चार्ज आने की वजह से हमारे पास जो पीस थे, किसके, पेपर थे, वो इसके साथ क्या हो गए बेटा, अट्रैक्ट हो गए जब इसको पास में लेके आए. ठीक है, ये आप छोटी क्लासों में पढ़ चुके हो. एक और छोटी क्लासों में आप पढ़ चुके हो, जैसे कोई ग्लास की रोड है, मान लो कि ये ग्लास की रोड है. ठीक है, ग्लास की रोड को मैंने सिल्क के साथ क्या किया, रब किया. ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, उससे कोई अदर ऑब्जेक्ट के साथ उसको अट्रैक्ट करवाना चाहूँगा तो वो उससे क्या हो जाएगा, अट्रैक्ट हो जाएगा. तो वो उसके साथ अट्रैक्ट क्यों हुआ, क्योंकि उस ग्लास रोड को जब हमने सिल्क के साथ रब किया तो उसके ऊपर क्या आया, चार्ज आया, जिसकी वजह से वो अदर ऑब्जेक्ट के साथ क्या हो गया बेटा,
अट्रैक्ट हो गया। तो ये सभी जो एक्टिविटी हैं, ठीक है, ये क्या बताती हैं कि हमारे पास मैटर के अंदर क्या होता है बेटा, चार्ज होता है, ठीक है। मतलब हमारा जो एटम होता है, एटम के अंदर क्या होते हैं, चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। वो जो चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, बाद में काफ़ी सारे साइंटिस्ट ने काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट किए, ठीक है, काफ़ी सारी थ्योरी को देखा, ठीक है। उसके बेस पे उन्होंने ये कहा कि एटम डिविजिबल होता है। क्या होता है बेटा, सुनो ध्यान से, हमारा एटम डिविजिबल होता है। हमने तो ये पढ़ा था कि एटम क्या होता है, इनडिविजिबल होता है। यही हम अभी तक पढ़ते आ रहे हैं कि एटम क्या है, इनडिविजिबल है, वो फर्दर डिविजिबल नहीं होता। लेकिन एक्चुअल में एटम क्या होता है, हमारे पास एटम क्या होता है, डिविजिबल होता है। उसके आगे भी क्या होते हैं बेटा, उसके अंदर सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं, ठीक है। तो उसके अंदर क्या होते हैं, आगे सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं, ये आपको पता है, जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। तो हमारे पास हमने क्या देखा इसके अंदर कि एटम क्या होता है, डिविजिबल होता है। एटम के अंदर भी क्या होते हैं हमारे पास बेटा, सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं, जो कि प्रोटॉन होता है, इलेक्ट्रॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। इसकी वजह से ही हमारे पास क्या था बेटा, जब हम इस मार्कर को अपने हेयर से रब कर रहे थे तो इसके ऊपर जो चार्ज आ रहा था वो किसकी वजह से आ रहा था, इन्हीं सब एटॉमिक पार्टिकल की वजह से उसके ऊपर चार्ज आ रहा था, जिसकी वजह से वो पीसीस जो थे पेपर को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहे थे, ठीक है। तो हमारे पास इनके बारे में डिटेल स्टडी हम इसके अंदर करेंगे। तो यह क्या है, सुनो ध्यान से, एटम डिविजिबल होता है, इसके सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं, लाइक प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन की जो हमारे पास डिस्कवरी है वो किसने की थी बेटा, ई गोल्डस्टीन ने, ठीक है, याद रख लेना। ई गोल्डस्टीन ने की थी हमारे पास प्रोटॉन की डिस्कवरी। और इलेक्ट्रॉन को किसने फाइंड आउट किया था, जे थॉमसन ने, ठीक है। इसके अंदर हम क्या देख रहे थे, प्रोटॉन की डिस्कवरी ई गोल्डस्टीन ने, इलेक्ट्रॉनों की डिस्कवरी जे थॉमसन ने, यही था हमारे पास बेटा, ओके। अगर हम देखते हैं जो हमारा क्या होता है, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी की थी, वो की थी किसने बेटा, जेम्स चैडविक ने। न्यूट्रॉन की जो डिस्कवरी की थी वो किसने की थी बेटा, जेम्स चैडविक ने। तो ये तीनों चीज़ों का आपने ध्यान रख लेना है, ठीक है। एटम डिविजिबल होते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल में प्रोटॉन ई गोल्डस्टीन ने डिस्कवरी की थी, इलेक्ट्रॉन की जे थॉमसन ने और न्यूट्रॉन की जेम्स चैडविक ने। प्रोटॉन के ऊपर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉनों के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता, ठीक है। जितने नंबर ऑफ हमारे पास क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं एटम के अंदर, उतने नंबर ऑफ क्या होते हैं, प्रोटॉन होते हैं। मतलब जितने नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज उतने नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज, जिसकी वजह से हमारा जो एटम होता है वो क्या होता है बेटा, न्यूट्रल होता है। ये भी आपने याद रख लेना है, ठीक है, कि हमारा जो एटम है उसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता, वो न्यूट्रल क्यों होता है। जितने नंबर ऑफ हमारे पास इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने नंबर ऑफ हमारे पास क्या होते हैं, प्रोटॉन होते हैं। मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव कैंसिल आउट हो गए, जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उतने नंबर ऑफ क्या है, प्रोटॉन है। तो हमारे पास एटम क्या हो गया, हमारे पास बेटा न्यूट्रल हो गया, उसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता, ठीक है। तो एटम क्या कह सकते हैं हम बेटा, एक स्टेबल फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ओके। फिर हम बात करते हैं कि ये जो हमारे पास स्ट्रक्चर है किसका, एटम का, क्योंकि हमारे पास जो चैप्टर है वो भी क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ द एटम है। अब इसके अंदर हम डिस्कस क्या करेंगे बेटा, कि जो एटम का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है, कि एटम के अंदर जो प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन है और न्यूट्रॉन है, उनका अरेंजमेंट कैसे हुआ है। तो आगे वाला जो टॉपिक है वो हमारा इसी के बेस पे है कि हमारे पास एटम के अंदर प्रोटॉन कहाँ पे होता है, इलेक्ट्रॉन कहाँ पे होता है और न्यूट्रॉन कहाँ पे होता है, ठीक है। तो वन बाय वन इनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो हमारा जो मेन टॉपिक है वो स्टार्ट हो गया है बेटा, द स्ट्रक्चर ऑफ द एटम, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए, सबसे पहले हमारे पास क्या था, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी ने क्या बताया था कि एटम क्या होता है हमारे पास बेटा, इंडिविजिबल होता है। मतलब कोई भी सब्सटेंस है उसको कट करते जाएं, ठीक है, एक ऐसा टाइम आएगा कि वो सब्सटेंस कट नहीं होगा, तो उसको हमने क्या बोला था बेटा, एटम बोला था। और बाद में डाल्टन एटॉमिक थ्योरी ने क्या कहा था कि जो एटम होता है वो इंडिविजिबल होता है, मतलब आगे कट नहीं होता,
फर्दर डिवाइड नहीं होता, ऐसा डाल्टन एटॉमिक थ्योरी ने कहा था। लेकिन उसके बाद हमें ये पता लगा कि एटम के अंदर क्या होते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं। तो वो जो हमारे पास थ्योरी थी, कौन सी, डाल्टन थ्योरी, एटॉमिक थ्योरी, वो क्या होगी बेटा, फेल होगी। क्यों? क्योंकि हमारे एटम के अंदर भी क्या होते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं। इसका मीनिंग एटम डिविजिबल हो सकता है, ठीक है, एटम क्या हो सकता है, डिवाइड हो सकता है, ठीक है। इसकी वजह से हमारे पास उसके अंदर क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये हमें पता है, ये सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं। तो ये जो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी थी वो फेल हो चुकी थी, क्योंकि हमने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में डिस्कवरी कर लिया था। अब ये जो हमारे पास एटम के अंदर ये जो सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं, ये कहाँ कहाँ पे अरेंजमेंट होता है, इनका कैसे अरेंजमेंट होता है, हमारे पास प्रोटॉन कहाँ पे होता है, इलेक्ट्रॉन कहाँ पे होता है, या न्यूट्रॉन कहाँ पे होता है। तो इसके बारे में साइंटिस्ट ने बहुत सारे मॉडल बनाए, ठीक है, बहुत सारे एटॉमिक मॉडल तैयार किए। एटॉमिक मॉडल मीन्स एटम के जो मॉडल थे वो तैयार किए, उसको बोलते हैं एटॉमिक मॉडल। अब उस एटॉमिक मॉडल के बेस पे उन्होंने कहा कि हमारे पास एटम के अंदर ऐसे इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऐसे प्रोटॉन होते हैं, ऐसे न्यूट्रॉन होते हैं, ठीक है। अब उनके बारे में वन बाय वन डिस्कस करेंगे कि सबसे पहले हमारे पास जो एटॉमिक मॉडल था वो किसने दिया। तो सबसे पहले जो एटॉमिक मॉडल था वो बेटा किसने दिया, सर जे थॉमसन ने, ठीक है। तो सर जे थॉमसन ने सबसे पहला मॉडल दिया था। तो अब हम डिस्कस कर रहे हैं जे थॉमसन मॉडल के बारे में, ओके। तो फर्स्टली जे थॉमसन मॉडल के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास जो मॉडल तैयार किया था वो किसने किया था बेटा, जे थॉमसन ने किया था। कौन सा मॉडल, थॉमसन से मॉडल ऑफ एटम। तो एटम का स्ट्रक्चर बनाया था कि एटम के अंदर ऐसे हमारे पास इलेक्ट्रॉन होंगे, ऐसे प्रोटॉन होंगे। तो सबसे पहला स्ट्रक्चर जो किसने दिया था बेटा, किसने दिया था, सर जे थॉमसन ने। तो देखें इस स्ट्रक्चर के अंदर क्या था। सबसे पहले देखो, इन्होंने कहा था कि हमारे पास जो एटम होता है उसका जो बाहर वाला सरफेस होता है, एटम का जो बाहर वाला सरफेस होता है उसको किसने क्या माना था, पॉजिटिव स्फीयर। मतलब बाहर वाला हिस्सा जितना भी है उसको इसने क्या मान लिया, पॉजिटिव पार्ट, ओके। बाहर वाले हिस्से को क्या मान लिया, पूरे के पूरे को पॉजिटिव पार्ट, इसलिए इसको क्या बोला, पॉजिटिव स्फीयर। अब इस एटम के अंदर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन ऐसे अरेंजमेंट होते हैं जैसे मैंने आपको बना रखे हैं, ठीक है। मतलब पॉजिटिव स्फीयर के अंदर हमारे पास क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ऐसे अरेंजमेंट होते हैं, ऐसे एम्बेडेड होते हैं इसके अंदर। ये था हमारे पास बेटा एटम का स्ट्रक्चर, ठीक है। ये दिया था किसने, सर जे थॉमसन ने। तो इन्होंने कहा था कि ये एटम का ये जो पूरा का पूरा पार्ट होता है वो पॉजिटिव स्फीयर पार्ट होता है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन ऐसे भरे हुए होते हैं, ऐसे फिल किए हुए होते हैं। अब इसका कंपैरिजन उसने किससे करवाया था, क्रिसमस केक से, ठीक है। क्रिसमस, आपको पता है क्रिसमस केक होता है, तो क्रिसमस केक इसको मान लो, पूरे के पूरे को क्या मान लो, क्रिसमस केक मान लिया, क्रिसमस केक। और उसके अंदर जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं, ड्राई फ्रूट्स को क्या मान लो कि आप उसके अंदर जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं उसको किससे कंपेयर किया था, इलेक्ट्रॉन से, ठीक है। क्रिसमस केक को तो मान लिया पूरा का पूरा पॉजिटिव स्फीयर, और उसके अंदर जो ड्राई फ्रूट्स भरे होते हैं, ठीक है, उसको क्या मान लिया हमने, इलेक्ट्रॉन। तो ऐसे जैसे क्रिसमस केक के अंदर हमारे पास पूरा का पूरा क्रिसमस केक क्या है, उसको मान लिया पॉजिटिव स्फीयर पार्ट है, वैसे ही हमारे पास उसके अंदर जो हमारे पास ड्राई फ्रूट्स होंगे, जैसे ड्राई फ्रूट्स उसके अंदर क्रिसमस केक के अंदर होते हैं, वैसे ही हमारे पास क्या होता है, एटम के अंदर ऐसे इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं। तो इसका कंपैरिजन किससे करवाया था, क्रिसमस केक से, ठीक है। और बेसिकली हमारे इंडियन के अंदर कहें तो इनका कंपैरिजन हमने करवाया है किसके अकॉर्डिंग, वाटरमेलन के अकॉर्डिंग। अब वाटरमेलन क्या होता है आपको पता होता है, वाटरमेलन का जो रेड ईडिबल पार्ट होता है, जो खाने वाला पार्ट होता है, लाल लाल सा, ठीक है, रेड ईडिबल पार्ट, उसको तो हमने क्या मान लिया बेटा, पॉजिटिव स्फीयर पार्ट, ठीक है। वाटरमेलन का जो बाहर वाला पार्ट होता है, रेड ईडिबल पार्ट, जो हम ईट करते हैं, उसको मान लिया पॉजिटिव स्फीयर पार्ट। और उनके अंदर जो सीड होते हैं, सीड उसके अंदर होते हैं, उसको क्या मान लिया हमने, इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो जैसे वाटरमेलन के अंदर हमारे पास सीड होते हैं, वैसे ही एटम के अंदर क्या होते हैं हमारे पास बेटा, इलेक्ट्रॉन एम्बेडेड होते हैं, ओके। तो ये हमारे पास था, मैंने आपको क्रिसमस केक से और वाटरमेलन से कंपैरिजन करके बता दिया कि एटम का स्ट्रक्चर कैसे होगा। जैसे वाटरमेलन के अंदर हमारे पास सीड एम्बेडेड होते हैं, वैसे ही एटम के अंदर ऐसे इलेक्ट्रॉनों का अरेंजमेंट होता है, ऐसा कहा था सर जे थॉमसन ने, ओके।
अब इस मॉडल को क्या बोलते हैं, प्लम पुडिंग मॉडल भी बोलते हैं, ठीक है, याद रख लेना। इसका दूसरा नाम क्या है, प्लम पुडिंग मॉडल भी बोलते हैं। प्लम क्या होता है, जैसे क्रिसमस केक मान लो, क्रिसमस केक क्या है, प्लम है, और उसके अंदर जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं वो क्या होंगी, पुडिंग होगी, ठीक है। तो प्लम के अंदर हमारे पास पुडिंग डाल रखी है, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, प्लम पुडिंग मॉडल भी बोलते हैं। तो इसका अदर नेम कोई पूछे तो इसको क्या बोलते हैं बेटा, प्लम पुडिंग मॉडल भी बोलते हैं। प्लम हमारे पास मान लो कि केक है, और केक के अंदर जो ड्राई फ्रूट्स डाल रखे हैं वो पुडिंग है, तो इसका पूरा नाम क्या हो गया, प्लम पुडिंग मॉडल। अब ये जो हमारे पास था, इसने ये तो बता दिया कि हमारे पास क्या होता है, सुनो ध्यान से, इसने क्या बता दिया कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का जो अरेंजमेंट है इस तरह से होता है, ठीक है, एटम के अंदर। अब इसने कहा कि जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने नंबर ऑफ क्या होते हैं उसके अंदर बेटा, प्रोटॉन होते हैं, ठीक है। जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने नंबर ऑफ क्या होते हैं, प्रोटॉन होते हैं, जिसकी वजह से हमारा एटम क्या होता है, न्यूट्रल होता है। ओके, ये किसने बताया था, सर जे थॉमसन ने। ओके, जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे उतने नंबर ऑफ उसके अंदर क्या होंगे, प्रोटॉन होंगे, तो एटम हमारा क्या होगा, न्यूट्रल होगा। लेकिन ये जो मॉडल था काफ़ी सारी चीज़ें एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, ठीक है। कौन कौन सी चीज़ें थी, इसके अंदर इसका न्यूक्लियस नहीं बता पाया था कि न्यूक्लियस कहाँ पे है एटम का, ठीक है, और स्टेबिलिटी नहीं दे पाया था कि एटम स्टेबल कैसे होगा हमारे पास, ठीक है। तो इसलिए ये जो मॉडल था हमारे पास वो फेल हो गया था, ठीक है। ये मॉडल फेल होने के बाद एक नया मॉडल आया था, वो हम आगे फर्दर डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास मॉडल है बेटा, अर्नेस्ट मॉडल ऑफ एन एटम, ठीक है। तो रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम है हमारे पास, ठीक है। रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम हमारे पास है क्या, क्योंकि आपको पता है सर जे थॉमसन का जो मॉडल था वो तो फेल हो चुका था, ठीक है। उसके बाद जो आगे वाला जो मॉडल दिया हमारे पास वो किसने दिया, रदरफोर्ड ने दिया मॉडल, अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने, ठीक है। इस मॉडल के बाद हमें ये पता लगा कि हमारे पास एटम के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस भी होता है, और न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं, प्रोटॉन होते हैं, और उसके आसपास क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इस मॉडल से हमें काफ़ी कुछ मतलब मिला, ठीक है, काफ़ी कुछ हमें पता लगा कि इलेक्ट्रॉन ऐसे अरेंज होते हैं, यहाँ प्रोटॉन बीच में होता है, ठीक है। इस चीज़ों के बारे में इसके अंदर पता लगा। अब वन बाय वन डिस्कस करते हैं कि हमें ये चीज़ों के बारे में पता कैसे लगा। ओके, तो रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम क्या था, सबसे पहले किसने दिया था बेटा, अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने दिया था हमारे पास ये मॉडल। इस मॉडल का एक खासियत थी, क्या खासियत थी, इसने क्या किया बेटा, गोल्ड की फॉइल ली, गोल्ड की पतली सी लेयर ली, ठीक है। तो सबसे याद रख लेना पहले, ये देखो यहाँ पे गोल्ड की पतली सी इसने क्या ली है, फॉइल ली है, गोल्ड फॉइल ली है, ठीक है। गोल्ड फॉइल जो है बहुत ज़्यादा ही पतली है, ठीक है। मतलब इसने ये कहा कि इतनी पतली, बहुत ज़्यादा पतली लेयर ली है जो कि एटम से तो क्या होती है 1000 टाइम्स थिक होती है, लेकिन अगर वैसे देखा जाए तो बहुत ही ज़्यादा क्या होती है, ये पतली होती है। एटम के मुकाबले तो बहुत ज़्यादा थिक होती है, लेकिन वैसे बहुत ही पतली लेयर होती है। तो इसने क्या चूज़ किया बेटा, गोल्ड की फॉइल चूज़ की, ठीक है, जो कि एक पतली सी थिन लेयर है, ठीक है। क्या है बेटा, थिन लेयर है, ये याद रख लेना आपने, ठीक है, थिन लेयर। तो इसने क्या किया, थिन लेयर ली, अब उसके ऊपर अल्फा पार्टिकल क्या करवाए, इसने फॉल डाउन करवाए, ठीक है। अब अल्फा पार्टिकल होते क्या हैं, सबसे पहले ये देख लो। अल्फा पार्टिकल हमारे पास होते हैं हीलियम आयन, ठीक है। आयन के बारे में आपको पता है, ये मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। तो हमारे पास अल्फा पार्टिकल हमारे पास क्या है, हीलियम आयन है, ओके। तो हीलियम आयन का मास क्या होता है, हीलियम का मास क्या होता है 4u होता है, एटॉमिक मास यही होगा 4u, ओके। तो अल्फा पार्टिकल इसने क्या किया बेटा, अल्फा पार्टिकल यहाँ से लाइट आ रही है, और लाइट किसके ऊपर स्ट्राइक कर रही है बेटा, इस गोल्ड की फॉइल के ऊपर स्ट्राइक कर रही है। ये देखो, ये गोल्ड की पतली सी लेयर है, इसके ऊपर अल्फा पार्टिकल स्ट्राइक कर रहे हैं। अब इस एक्सपेरिमेंट से ये क्या पता लगाना चाहता था कि हमारे पास जो अल्फा पार्टिकल है, क्या वो गोल्ड फॉइल के अंदर या गोल्ड एटम के अंदर जो सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं उनके साथ ये अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्ट करेगा या नहीं करेगा, ये चीज़ ये देखना चाहता था, ठीक है, कि सब एटॉमिक पार्टिकल के अंदर क्या क्या रिएक्शन हो रहा है, ओके, वो चीज़ ये देखना चाहता था। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, तो सबसे पहले यहाँ पे क्या था, जब अल्फा पार्टिकल को हम क्या करवाएंगे बेटा, फॉल डाउन करवाएंगे, किसके ऊपर, गोल्ड की फॉइल के ऊपर। ये बहुत ही पतली सी लेयर है, इसके ऊपर ये देखो फॉल डाउन करवाया।
तो इसको मेजरमेंट करने के लिए कि इस गोल्ड फॉइल के अंदर क्या हो रहा है, इसके आसपास के एरिया के अंदर हमने क्या लगा दिया बेटा, ये जिंक सल्फाइड स्क्रीन लगा दी। ये क्या होता है बेटा, जिंक सल्फाइड स्क्रीन, ठीक है। इसके आसपास के एरिया के अंदर हमने क्या लगा दिया, जिंक सल्फाइड स्क्रीन। जिंक सल्फाइड स्क्रीन क्या करेगी, जब हमारे पास अल्फा पार्टिकल इसमें से पास होके, गोल्ड फॉइल में से पास होके इधर जाएंगे तो हमें पता लग जाएगा, स्क्रीन के ऊपर वो अल्फा पार्टिकल डिनोट हो जाएंगे, ठीक है। स्क्रीन के ऊपर क्या हो जाएंगे बेटा, अल्फा पार्टिकल डिनोट हो जाएंगे, तो हमें पता लग जाएगा कि अल्फा पार्टिकल एटम के अंदर क्या क्या कर रहे हैं। जो गोल्ड फॉइल है, गोल्ड फॉइल के अंदर क्या होंगे, गोल्ड के एटम होंगे, आपको पता होना चाहिए। गोल्ड फॉइल है तो गोल्ड फॉइल के अंदर क्या होंगे, गोल्ड के क्या होंगे, एटम होंगे। अब गोल्ड के एटम के अंदर क्या हो रहा है, ठीक है, ड्यू टू अल्फा पार्टिकल, वही हमने इसके अंदर क्या करना है बेटा, डिस्कस करना है कि जब अल्फा पार्टिकल को हम स्ट्राइक करवाएंगे गोल्ड की फॉइल के ऊपर, तो गोल्ड फॉइल के अंदर क्या होंगे, गोल्ड एटम होंगे। अब गोल्ड एटम के अंदर क्या होंगे, सब एटॉमिक पार्टिकल होंगे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। उनके अंदर क्या हो रहा है उसको हमने फाइंड आउट करना है, इसलिए हमने क्या लगा दिया बाहर, जिंक सल्फाइड स्क्रीन लगा दी। तो इसने क्या देखा, जब अल्फा पार्टिकल स्ट्राइक हो रहा है गोल्ड के एटम के ऊपर, तो कुछ क्या हो रहे हैं बेटा, कुछ अल्फा पार्टिकल ऐसे उसमें से पास आउट हो रहे हैं। ज़्यादातर अल्फा पार्टिकल उसमें से क्या हो रहे हैं, पास आउट हो रहे हैं। कुछ क्या कर रहे हैं बेटा, डिफ्लेक्शन शो कर रहे हैं। ये देखो अल्फा पार्टिकल इससे टकरा के डिफ्लेक्शन शो कर रहे हैं, कुछ डिफ्लेक्शन शो कर रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है कि ज़्यादातर अल्फा पार्टिकल गोल्ड फॉइल में से पास हो रहे हैं और कुछ जो हमारे पास डिफ्लेक्शन शो कर रहे हैं, मतलब कुछ एंगल पे गोल्ड फॉइल से टकरा के किसी और डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, जो कि हमें स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है। ये देखो स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है, ये देखो स्क्रीन के ऊपर हमें दिख रहा है, ओके। तो इसलिए हमने स्क्रीन लगाई थी कि हमें पता लग जाए कि जो अल्फा पार्टिकल हैं वो क्या वाकई में स्ट्राइक करेंगे या डिफ्लेक्ट करेंगे या नहीं, ओके। तो इसको फर्दर आगे हम अच्छे से पढ़ते हैं कि गोल्ड फॉइल के अंदर या गोल्ड एटम के अंदर ऐसा क्या हुआ था, ओके। अब बेटा सुनो अच्छे से, ठीक है, कि हमारे पास गोल्ड की फॉइल के अंदर ऐसा क्या हो रहा था जब उसके ऊपर हमने अल्फा पार्टिकल को फॉल डाउन करवाया था, ठीक है। अल्फा पार्टिकल से लाइट आ रही है, वो जो लाइट आ रही है अल्फा पार्टिकल से, वो किसके ऊपर फॉल डाउन हो रही है बेटा, गोल्ड की फॉइल के ऊपर फॉल डाउन हो रही है। तो यहाँ पे देखो ये गोल्ड की फॉइल है, मान लो ये हमारे पास क्या है, गोल्ड की फॉइल है। अब गोल्ड की फॉइल के अंदर क्या होंगे, गोल्ड के एटम होंगे या नहीं होंगे। मान लो कोई मैटर है, ठीक है, तो कोई भी मैटर है उसके अंदर मैटर के एटम होते हैं, कुछ और तो नहीं होता ना। तो गोल्ड की फॉइल है तो गोल्ड की फॉइल के अंदर क्या होंगे, गोल्ड के एटम होंगे या सिल्वर के एटम होंगे, गोल्ड के एटम होंगे ना। तो यहाँ पे देखो गोल्ड की फॉइल है तो गोल्ड की फॉइल के अंदर किसके एटम हैं, गोल्ड के एटम है, इतना तो आपको पता है। और ये जो हमारे पास गोल्ड की फॉइल है बिल्कुल क्या है, थिन लेयर से मिलकर बनी हुई है। ये मैंने आपको अभी बताया था, ठीक है, बिल्कुल पतली सी लेयर है, ठीक है, हमने यूज़ की, ओके। अब क्या करना है, अल्फा पार्टिकल फॉल डाउन करवाने इस गोल्ड की फॉइल के ऊपर, ठीक है। जब अल्फा पार्टिकल फॉल डाउन करवाएंगे गोल्ड की फॉइल के ऊपर, तो गोल्ड के एटम के अंदर ऐसा क्या होगा, ठीक है, वही चीज़ हमने चेक करनी है कि गोल्ड के एटम के अंदर क्या होने वाला है। तो वो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, जब यहाँ से हम अल्फा पार्टिकल फॉल डाउन करवा रहे हैं, मान लो यहाँ से अल्फा पार्टिकल क्या करवा रहे हैं, फॉल डाउन करवा रहे हैं, तो करवाओ फॉल डाउन अल्फा पार्टिकल। यहाँ से अल्फा पार्टिकल आ रहे हैं, अल्फा पार्टिकल यहाँ से आ रहे हैं, यहाँ से अल्फा पार्टिकल आ रहे हैं। तो क्या हो रहा है, ज़्यादातर जो अल्फा पार्टिकल है, सबसे पहले सुनो हमारे पास क्या हो रहा है, ज़्यादातर जो अल्फा पार्टिकल हैं इस गोल्ड की फॉइल से क्या हो रहे हैं बेटा, पास आउट हो रहे हैं, ठीक है। मतलब हमारे पास ज़्यादातर जो अल्फा पार्टिकल हैं वो क्या हो रहे हैं बेटा, इस गोल्ड की फॉइल से क्या हो रहे हैं, पास हो रहे हैं, मतलब गोल्ड एटम से ही पास हो रहे हैं। पहले गोल्ड एटम होगा, अंदर तो गोल्ड एटम है, तो गोल्ड एटम के अंदर से गोल्ड फॉइल से पास हो रहे हैं। तो सबसे पहले हमने क्या देखा कि ज़्यादातर जो अल्फा पार्टिकल हैं वो गोल्ड फॉइल से क्या हो रहे हैं बेटा, पास आउट हो रहे हैं, मतलब बाहर निकल रहे हैं, ठीक है। उसके बाद देखो ये तो था हमारे पास फर्स्ट, ये हमने डिस्कस कर लिया कि ज़्यादातर अल्फा पार्टिकल क्या हो रहे हैं, उसमें से सीधा पास हो रहे हैं, ओके। दूसरा क्या होगा, 2000 में से एक अल्फा पार्टिकल हमारे पास क्या होगा, कुछ एंगल पे डिफ्लेक्ट होगा। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, 2000 में से एक अल्फा पार्टिकल यहाँ पे आया, ठीक है, 2000 में से एक अल्फा पार्टिकल कुछ एंगल पे क्या होगा, डिफ्लेक्ट होगा,
ठीक है। 2000 में से एक अल्फा पार्टिकल क्या होगा, कुछ एंगल पे डिफ्लेक्ट होगा। अब पता लगने लग गया क्या हो गया, 2000 में से एक अल्फा पार्टिकल कुछ एंगल पे डिफ्लेक्ट हो रहा है। तो कुछ एंगल हमारे पास क्या हो रहे हैं, कुछ अल्फा पार्टिकल हमारे पास क्या हो रहे हैं बेटा, डिफ्लेक्शन शो कर रहे हैं, ठीक है। तो ये दूसरा केस हो गया कि कुछ हमारे पास क्या हो रहा है, जो हमारे पास अल्फा पार्टिकल हैं वो डिफ्लेक्शन शो कर रहे हैं। थर्ड हमारे पास क्या होगा, अब थर्ड देखो, थर्ड हमारे पास क्या होगा, 20,000 में से, सुनो ध्यान से, 20,000 पार्टिकल में से, 20,000 अल्फा पार्टिकल में से एक पार्टिकल क्या हो रहा है बेटा, जैसे आ रहा है, जैसे अल्फा पार्टिकल आ रहा है उसी पोजीशन में वो वापस जा रहा है, मतलब 180 डिग्री से जा रहा है, मतलब जैसे आ रहा है वैसे ही वापस उसी लाइन में जा रहा है। तो 20,000 में से ऐसा एक पार्टिकल होगा जो जैसे ही आएगा वैसे ही वापस चला जाएगा, ठीक है। तो आपने इससे क्या देखा, इससे आपको क्या समझ में लगा। तो सबसे पहला केस क्या था, सुनो ध्यान से, ये मान लो क्या है, गोल्ड की फॉइल है, ठीक है। तो ज़्यादातर जो अल्फा पार्टिकल हैं उस गोल्ड की फॉइल में से क्या हो रहे हैं, पास आउट हो रहे हैं। ज़्यादातर जो अल्फा पार्टिकल हैं उस गोल्ड की फॉइल में से क्या हो रहे हैं, पास आउट हो रहे हैं। कुछ अल्फा पार्टिकल क्या हो रहे हैं बेटा, जैसे आ रहे हैं अल्फा पार्टिकल कुछ एंगल पे क्या हो रहे हैं, डिफ्लेक्ट हो रहे हैं, मतलब यहाँ से आ रहे हैं कुछ एंगल पे डिफ्लेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। आ रहे हैं कुछ एंगल पे डिफ्लेक्ट हो रहे हैं, आ रहे हैं कुछ एंगल पे डिफ्लेक्ट हो रहे हैं। और 20,000 में से एक अल्फा पार्टिकल आ रहा है, जैसे ही आ रहा है वैसे ही वापस जा रहा है, जैसे आ रहा है वैसे ही वापस जा रहा है। तो तीन कंडीशन हमने इसके अंदर देख ली। एक तो ज़्यादातर अल्फा पार्टिकल क्या हो रहे हैं, पास आउट हो रहे हैं गोल्ड फॉइल से। दूसरा क्या हो रहा है, कुछ अल्फा पार्टिकल स्मॉल एंगल पे डिफ्लेक्ट हो रहे हैं। थर्ड क्या हो रहा है, 20,000 में से एक पार्टिकल क्या हो रहा है, जैसे आ रहा है उसी पोजीशन में वापस जा रहा है। इन तीनों केस के बारे में डिस्कस करेंगे कि ऐसा क्यों हुआ इसके अंदर, ठीक है, कि हमारे पास ज़्यादातर जो अल्फा पार्टिकल हैं वो क्यों डिफ्लेक्ट हुए, ठीक है। और जो हमारे पास कुछ अल्फा पार्टिकल जो हमारे पास क्या हो रहे हैं बेटा, ऐसे आ रहे हैं ऐसे जा रहे हैं, ऐसे क्यों गया, इसके पीछे रीज़न क्या था, इन सभी केस के बारे में 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। ओके बेटा, हमने पीछे क्या निकाली थी, ऑब्जर्वेशन निकाली थी। कितनी ऑब्जर्वेशन निकाली थी, 3 ऑब्जर्वेशन। अब तीनों ऑब्जर्वेशन के हम आंसर भी यहाँ पे बताएंगे, ठीक है। तो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन क्या थी, उसका आंसर क्या है, उसका कंक्लूजन क्या निकला वो भी बताएंगे। तो फर्स्ट हमारे पास ऑब्जर्वेशन मैंने आपको पढ़ा रखी है, अभी बताया था, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास स्ट्रेट थ्रू दी गोल्ड फॉइल, ठीक है। ज़्यादातर जो अल्फा पार्टिकल है हमारे पास उस गोल्ड फॉइल से पास क्यों हो जाते थे, मतलब ये गोल्ड फॉइल है, ज़्यादातर अल्फा पार्टिकल इसमें से पास क्यों होते थे, ठीक है। ज़्यादातर अल्फा पार्टिकल इसमें से पास क्यों हो रहे थे, इसके पीछे रीज़न क्या था, ठीक है। तो ये तो थी हमारे पास ऑब्जर्वेशन कि ज़्यादातर अल्फा पार्टिकल क्या हो रहे थे बेटा, उस एटम में से, उस गोल्ड फॉइल में से पास हो रहे थे। इसके पीछे आंसर क्या था, सुनो ध्यान से, इसका आंसर क्या होगा, इसका कंक्लूजन क्या निकलेगा फर्स्ट ऑब्जर्वेशन का, मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड द एटम इज एम्प्टी। ज़्यादातर एटम के अंदर क्या होता है, स्पेस खाली होता है। याद रख लेना, ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओके, एटम क्या होता है, ज़्यादातर एटम के अंदर स्पेस क्या होता है बेटा, खाली होता है। ओके, तो ज़्यादातर एटम के अंदर स्पेस क्या होता है, एम्प्टी होता है, बिकॉज मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल पास थ्रू द गोल्ड फॉइल विदाउट डिफ्लेक्शन, ठीक है। इसलिए हमारे पास ज़्यादातर जो अल्फा पार्टिकल्स थे वो गोल्ड फॉइल से क्या हो रहे थे बेटा, बिल्कुल सीधे निकल रहे थे, उसमें कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं हो रही थी, मतलब वो डिफ्लेक्ट नहीं कर रहे थे। तो ज़्यादातर जो अल्फा पार्टिकल थे वो बेटा, वो डिफ्लेक्ट क्यों नहीं हो रहे थे या वो सीधे क्यों निकले जा रहे थे गोल्ड फॉइल में से, उसके पीछे रीज़न था कि हमारे पास जो एटम होता है उसके अंदर स्पेस बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। एटम क्या होता है, पूरा का पूरा लगभग खाली होता है, ठीक है। कुछ अमाउंट में फिल होता है लेकिन ज़्यादातर एटम क्या होता है, खाली होता है, एम्प्टी होता है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, पॉइंट है, मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड द एटम इज एम्प्टी। इसलिए उसमें से क्या हो रहे थे, अल्फा पार्टिकल पास आउट हो रहे थे विदाउट डिफ्लेक्शन।
सेकंड क्या है, सेकंड ऑब्जर्वेशन सुनो, सेकंड भी मैंने आपको बताई थी। सम ऑफ द अल्फा पार्टिकल वर डिफ्लेक्टेड बाय फॉइल बाय स्मॉल एंगल। कुछ अल्फा पार्टिकल क्या हो रहे थे, फॉइल से डिफ्लेक्ट हो रहे थे। मतलब मान लो कि 2000 में से 2000 पार्टिकल में से एक पार्टिकल क्या हो रहा है बेटा, 2000 पार्टिकल में से एक पार्टिकल क्या हो रहा है, डिफ्लेक्ट हो रहा है। मतलब 2000 पार्टिकल उसमें से पास आउट करवाए, सिर्फ उसमें से एक अल्फा पार्टिकल क्या हो रहा है, डिफ्लेक्ट हो रहा है कुछ एंगल पे। अब वो डिफ्लेक्शन क्यों शो कर रहा है हमारे पास गोल्ड फॉइल के अंदर, उसके पीछे का आंसर क्या है, तो सुनो यहाँ पे आंसर। वेरी फ्यू पार्टिकल वार डिफ्लेक्टेड फ्रॉम देयर पाथ। कुछ हमारे पास अल्फा पार्टिकल जो थे वो डिफ्लेक्ट हो रहे थे अपने पाथ से, उनको जाना तो सीधा चाहिए था, ठीक है, जैसे दूसरे पार्टिकल सीधे जा रहे थे उनको जाना तो सीधे चाहिए था, लेकिन वो क्या हो रहे थे बेटा, डिफ्लेक्ट हो रहे थे, कुछ एंगल पे डिफ्लेक्ट हो रहे थे। इंडिकेट्स दैट, ये दर्शाता है, ये शो करता है, द पॉजिटिव चार्ज ऑफ द एटम ऑक्यूपाई वेरी लिटिल स्पेस, कि जो पॉजिटिव चार्ज होता है एटम के अंदर वो क्या करता है बेटा, थोड़ा बहुत स्पेस ऑक्यूपाई करता है, मतलब उसका भी स्पेस होता है, जिसकी वजह से उस पॉजिटिव चार्ज से कुछ जो एटम टकरा गए। जैसे मान लो ये पॉजिटिव चार्ज है, ये मान लो पॉजिटिव चार्ज है, ये एटम है पूरा का पूरा, एटम के अंदर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, और पॉजिटिव चार्ज से अल्फा पार्टिकल टकरा रहे हैं, और टकरा के क्या आएंगे, एंगल पे जाएंगे। जैसे मान लो ये है, ये एटम है, एटम के अंदर मान लो ये पॉजिटिव चार्ज है, ओके, तो यहाँ से जो अल्फा पार्टिकल आएगा, ठीक है, ये ऐसे नहीं करना, मान लो ये, मान लो बड़ा बना देता हूँ इसको, ठीक है, अल्फा पार्टिकल मान लो यहाँ से आएगा, इसके एज से टकराएगा, तो एज से टकरा के क्या होगा, किसी और डायरेक्शन में मूव करेगा। ऐसे ही यहाँ पे देख लो कि जब अल्फा पार्टिकल यहाँ से आ रहा है, इसके एज से टकरा के कहीं और क्या कर रहा है बेटा, डिफ्लेक्शन शो कर रहा है। मतलब बीच में, एटम के बीच में क्या होता है हमारे पास बेटा, पॉजिटिव चार्ज होता है। पॉजिटिव चार्ज क्या करता है, स्पेस ऑक्यूपाई करता है। जब उसमें से अल्फा पार्टिकल ऐसे स्ट्राइक होंगे तो कुछ एंगल पे वो क्या होंगे बेटा, डिफ्लेक्शन शो करेंगे। तो यही कहना चाहता है कि 2000 में से एक जो पार्टिकल जो डिफ्लेक्ट हो रहा था वो किसकी वजह से हो रहा था, पॉजिटिव चार्ज की वजह से हो रहा था। एटम के अंदर जो पॉजिटिव चार्ज होता है उसकी वजह से हो रहा था, जिसकी वजह से वो जो अल्फा पार्टिकल हैं बेटा कुछ एंगल पे क्या कर रहे हैं बेटा, डिफ्लेक्शन शो कर रहे हैं। ये तो हमने दो बता दिए, अब तीसरा बच गया, तीसरे के बारे में भी बताते हैं। अब देखो थर्ड ऑब्जर्वेशन हमारे पास क्या थी, आपको मैंने बताया था। थर्ड ऑब्जर्वेशन क्या है, आउट ऑफ 20,000 वन पार्टिकल्स इज, मतलब आउट ऑफ 20,000 पार्टिकल्स वन पार्टिकल्स अपीयर रीबाउंड। रीबाउंड का मीनिंग क्या होता है, मतलब हमारे पास क्या होगा बेटा, इसका थर्ड ऑब्जर्वेशन क्या थी, मैंने आपको अभी बताया था कि 20,000 में से एक पार्टिकल क्या आएगा, 20,000 में से एक पार्टिकल जब वो स्ट्राइक करेगा एटम से, जैसे आया है वैसे ही उसी पोजीशन में वापस जाएगा, तो उसको बोलते हैं रीबाउंड। रीबाउंड मतलब जैसे अल्फा पार्टिकल आया वैसे ही वापस चला गया उसी पोजीशन में, उसको क्या बोलते हैं बेटा, रीबाउंड। रीबाउंड मतलब ऐसे आया ऐसे ही वापस चला गया, उसको बोलते हैं रीबाउंड करना, ठीक है। तो आपकी बुक में 12,000 पार्टिकल दे रखा है, वो भी सही है, 20,000 पार्टिकल भी सही है, ओके, दोनों सेम है। तो यहाँ पे देखना है 20,000 पार्टिकल्स में से एक पार्टिकल क्या करेगा बेटा, एटम के बीच में ऐसे स्ट्राइक करेगा और स्ट्राइक करके वापस उसी पोजीशन में चला जाएगा। ऐसा क्यों हुआ, इसके पीछे क्या रीज़न था कि कुछ तो स्मॉल एंगल पे डिफ्लेक्ट हो रहे थे और कुछ पास आउट हो रहे थे, और ये जो हमारे पास अल्फा पार्टिकल है ये ऐसे आया और ऐसे ही वापस क्यों गया उसी एंगल में, इसके पीछे रीज़न क्या है। तो इसका आंसर क्या होगा, यहाँ पे दे रखा है आंसर। इसका कंक्लूजन क्या है, ए वेरी स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ अल्फा पार्टिकल वर डिफ्लेक्टेड बाय 180 डिग्री। मतलब कुछ स्मॉल अमाउंट के अंदर हमारे पास अल्फा पार्टिकल जो होंगे 180 डिग्री पे क्या होंगे बेटा, डिफ्लेक्ट होंगे। इसके पीछे रीज़न क्या है, इंडिकेट्स दैट ऑल द पॉजिटिव चार्ज एंड मास ऑफ द गोल्ड एटम। मतलब सभी जो पॉजिटिव चार्ज होते हैं और जो मास होता है गोल्ड एटम का, ठीक है, वो कहाँ पे कंसंट्रेटेड होता है बेटा, किसके अंदर, वेरी स्मॉल वॉल्यूम विद इन दी एटम, ठीक है, मतलब बिल्कुल छोटे अमाउंट के वॉल्यूम के अंदर एटम के अंदर प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे देखो ये हमारे पास क्या है, एटम है, ठीक है, मान लो कि ये कौन सा एटम है, गोल्ड एटम है। तो गोल्ड एटम के अंदर यहाँ पे क्या है हमारे पास, आपको पता होता है यहाँ पे न्यूक्लियस होता है, ठीक है। तो ये न्यूक्लियस किसने शो किया था,
रदरफोर्ड ने शो किया था कि बीच में हमारे पास क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस के अंदर ही क्या होता है हमारे पास बेटा, पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, मतलब बीच में हमारे पास क्या होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, और न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस के ऊपर कौन सा चार्ज होता है बेटा, पॉजिटिव चार्ज होता है। और आपको पता है इसका मीनिंग, यहाँ पे क्या प्रेजेंट होंगे हमारे पास, प्रोटॉन प्रेजेंट होंगे। ठीक है, और यहीं पे हमारे पास क्या होता है, एटम का क्या होता है, मास होता है। जैसे ही अल्फा पार्टिकल यहाँ से आया, मान लो यहाँ से, ठीक है, जैसे ही अल्फा पार्टिकल यहाँ से आया, ठीक है, जब अल्फा पार्टिकल यहाँ से आया तो इस मास से जब उसने टकराया, जब इस न्यूक्लियस से वो टकराया तो उसी पोजीशन में वो क्या चला जाएगा, वापस चला जाएगा। जैसे ये मान लो मेरा हाथ है, इस हाथ से ये टकराएगा तो उसी पोजीशन में क्या चला जाएगा, वापस चला जाएगा। सेम हमारे एटम के केस में हुआ, गोल्ड एटम के केस में हुआ कि वो जो अल्फा पार्टिकल था जैसे आया था उसी पोजीशन में वापस क्यों चला गया, क्योंकि बीच में हमारे पास क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। तो हमारे पास थर्ड जो ऑब्जर्वेशन थी वो किसके ऊपर बेस है बेटा, न्यूक्लियस के ऊपर बेस है। कि थर्ड ऑब्जर्वेशन से हमने क्या फाइंड आउट कर लिया, न्यूक्लियस फाइंड आउट कर लिया कि एटम के सेंटर में क्या होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से एक अल्फा पार्टिकल जैसे आया था वैसे उसी पोजीशन में वापस चला गया। वो किसकी वजह से होता है, न्यूक्लियस की वजह से होता है। और न्यूक्लियस के अंदर हमारे पास क्या होता है, प्रोटॉन प्रेजेंट होते हैं, इसलिए इसके ऊपर कौन सा चार्ज होता है बेटा, पॉजिटिव चार्ज होता है। किसके ऊपर, न्यूक्लियस के ऊपर। और जो एटम का मास होता है वो भी कहाँ पे होता है बेटा, हमारे पास न्यूक्लियस के अंदर ही प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो वो बहुत ही छोटे अमाउंट के अंदर होता है, याद रख लेना। मास जो प्रेजेंट होता है हमारे पास एटम का वो यहीं पे होता है और बहुत स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट होता है। ओके, तो ये था हमारे पास 3 ऑब्जर्वेशन, 1 बाय 1 हमने क्या कर लिए हैं बेटा, डिस्कस कर लिए हैं। ओके, ऊपर जितनी भी हमने बेटा ऑब्जर्वेशन और कंक्लूजन निकाला था उसके बेस पे हमने क्या कर दिया बेटा, रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम तैयार कर दिया। अब रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम हमारे पास है क्या, सुनो ध्यान से। रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम हमने पूरा का पूरा डिस्क्राइब कर दिया कि एटम के अंदर क्या क्या होता है। ठीक है, तो ये देखो 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे कि हमने रदरफोर्ड की ऑब्जर्वेशन और कंक्लूजन के बेस पे रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम तैयार कर लिया है। देखो यहाँ पे क्या होता है, सबसे पहले देखो, देयर इज ए पॉजिटिव चार्ज सेंटर इन एन एटम, इट इज कॉल्ड न्यूक्लियस। ठीक है, सबसे पहले क्या किया था, ये हमारे पास एटम है, एटम के अंदर क्या होता है, सेंटर के अंदर क्या होता है हमारे पास, न्यूक्लियस होता है। ठीक है, सबसे पहले क्या था, एटम के सेंटर के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, जिसके ऊपर कौन सा चार्ज होता है बेटा, याद रख लेना, पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, तो इसके ऊपर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज। ओके, फर्स्ट हमारे पास है। सेकंड क्या है, द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन द सर्कुलर ऑर्बिट। इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व करते हैं किसके अंदर, एटम के अंदर, वो सर्कुलर ऑर्बिट के अंदर मूव करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन इस कैसे मूव कर रहे हैं, सर्कुलर ऑर्बिट के अंदर। ठीक है, एक ये ऑब्जर्वेशन हमें फाइंड आउट करवाई थी किसने, रदरफोर्ड ने। ठीक है, तो याद रख लेना कि इलेक्ट्रॉन जो है हमारे पास एटम के अंदर कैसे करते हैं मूव, सर्कुलर पाथ के अंदर ऐसे मूव करते हैं। ठीक है, ऐसे हमेशा मूव करते रहते हैं ऐसे। ओके, ये सेकंड था हमारे पास। थर्ड क्या होगा, सुनो, द साइज ऑफ द न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द साइज ऑफ द एटम। तो ये तो आपको पता होना चाहिए, जो साइज होता है न्यूक्लियस का, न्यूक्लियस तो क्या है, इतना छोटा है, लेकिन एटम क्या है, इतना बड़ा है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो एटम का साइज है वो न्यूक्लियस से साइज से क्या होगा, बड़ा होगा। ठीक है, न्यूक्लियस का साइज क्या होता है, छोटा होता है एज कंपेयर टू एटम के साइज। तो यहाँ पे देखो, एटम का साइज होता है हमारे पास, एटम का साइज कितना होता है, 10⁻⁻10 मीटर। तो न्यूक्लियस का साइज कितना होता है, 10⁻⁻15 मीटर। ओके, ये एटम का साइज है और ये क्या है बेटा, न्यूक्लियस का साइज है, याद रख लेना। तो ये था हमारे पास रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम, और इसको क्या बोलते हैं बेटा, न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम भी बोलते हैं। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछे इसका दूसरा नाम क्या है तो इसको बोलते हैं बेटा न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम भी बोलते हैं। अब इसको न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम क्यों बोलते हैं, इसके पीछे रीज़न क्या है, इसके पीछे ये रीज़न है, जैसे सन है, सन के चारों ओर क्या करते हैं बेटा, ऑल प्लैनेट्स क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। ठीक है, अपने सोलर सिस्टम के अंदर
सन के चारों ओर क्या कर रहे हैं, ऑल प्लैनेट्स चक्कर लगा रहे हैं सर्कुलर ऑर्बिट के अंदर। ऐसा ही हमारे एटम के अंदर क्या हो रहा है, एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो भी क्या कर रहे हैं, सर्कुलर ऑर्बिट के अंदर क्या लगा रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं। इसलिए इसको क्या बोला है बेटा, न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम भी बोला है, ठीक है, या सोलर मॉडल ऑफ एटम भी इसको बोलते हैं, ठीक है, सोलर मॉडल ऑफ एटम या न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम भी इसको बोलते हैं। ओके, याद रख लेना इसको। नेक्स्ट है हमारे पास बेटा ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम। अब ड्रॉबैक क्या थे रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम के, कुछ चीज़ें हमारे पास क्या था ये नहीं डिस्कस कर पाया था, ठीक है, मतलब रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम भी कुछ चीज़ें डिस्कस नहीं कर पाया था एटम के बारे में, मतलब एटम के बारे में प्रॉपरली नहीं बता पाया था पूरा का पूरा। कुछ हद तक इसने बता दिया था लेकिन ज़्यादा पार्ट ये बता नहीं पाया था। तो उसमें कौन कौन सा है, इट कैन नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम, एटम की स्टेबिलिटी, एटम स्टेबल कैसे होता है ये नहीं बता पाया था प्रॉपर वे में, ठीक है, वैसे तो बता दिया था लेकिन प्रॉपर वे में नहीं बता पाया था कि एटम स्टेबल कैसे होता है। ओके, सेकंड हमारे पास क्या है, इट कैन नॉट एक्सप्लेन द इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ एटम, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का जो स्ट्रक्चर होता है एटम के अंदर वो कैसे होता है। इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर मीन्स कि एटम के अंदर ये जैसे एटम है, ठीक है, एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन, इसने ये बता दिया था कि इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ के अंदर मूव करते हैं, ये तो इसने बता दिया था कि इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ के अंदर मूव करते हैं ऐसे, लेकिन हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन है वो एटम के अंदर अरेंजमेंट कैसे होगा, कहाँ पे होते हैं, ये तो इसने बता दिया कि सर्कुलर पाथ के अंदर मूव करते हैं, ये तो सही है, लेकिन हमारे पास इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट कहाँ पे करेंगे एक्चुअल में, तो ये शो नहीं कर पाया था, ठीक है। तो ये दो चीज़ें हमारे पास ये शो नहीं कर पाया था, स्टेबिलिटी ऑफ द एटम एंड इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ द एटम, ठीक है। तीसरी चीज़, एक और चीज़ ये शो नहीं कर पाया था, वो क्या थी बेटा, मैक्सवेल थ्योरी ये शो मतलब एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। कैसे, मैक्सवेल थ्योरी क्या थी, मैक्सवेल ने कहा था कि कोई एटम है, मान लो कोई एटम है, एटम के अंदर क्या होते हैं हमारे पास इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, एटम के अंदर क्या होते हैं हमारे पास इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, मान लो कि एटम के अंदर क्या होते हैं इलेक्ट्रॉन होते हैं ऐसे सपोज कर लो। ओके, अब वो कह रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो मूव करते रहते हैं सर्कुलर पाथ के अंदर ऐसे ऐसे रोज, ठीक है, फिर क्या होगा, ये अपनी इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी लूज करते रहते हैं। ऐसा किसने कहा था, मैक्सवेल ने। मैक्सवेल कहता था कि इलेक्ट्रॉन क्या कहें अपनी एनर्जी धीरे धीरे लूज कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं, जब वो एनर्जी छोड़ेंगे तो वो ऐसे ऐसे करते क्या होंगे बेटा, सुनो ध्यान से यहाँ पे, मतलब हमारे पास जो एटम है वो ऐसे सर्कुलर ऑर्बिट में मूव कर रहे हैं, मूव करते रहेंगे, ठीक है, ऐसे मूव कर रहे हैं, फिर वो अपनी में से एनर्जी को क्या कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं। जब वो एनर्जी छोड़ेंगे तो वो क्या होंगे, एनर्जी छोड़ने पर नीचे आएंगे, फिर और एनर्जी छोड़ेंगे नीचे आएंगे, और एनर्जी छोड़ेंगे नीचे आएंगे, और एनर्जी छोड़ेंगे नीचे आएंगे, और एनर्जी छोड़ेंगे तो वो यहाँ पे आ जाएंगे, मतलब न्यूक्लियस के अंदर ही समा जाएंगे, मतलब इलेक्ट्रॉन क्या होंगे न्यूक्लियस के अंदर ही समा जाएंगे। अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर समा जाएंगे तो एटम क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, ऐसा मैक्सवेल थ्योरी बताती है। लेकिन आपको पता है एटम कभी भी ख़त्म नहीं होता, एटम हमेशा क्या होता है, न्यूट्रल होता है और स्टेबल फॉर्म में होता है। तो ये थ्योरी क्या थी बेटा, गलत थी, ठीक है, लेकिन रदरफोर्ड मॉडल को ये नहीं पता था कि ये थ्योरी क्या है, गलत है, रॉन्ग है, वो इस थ्योरी को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, ठीक है। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं, ड्रॉबैक्स हैं, लिमिटेशन है रदरफोर्ड की, जो ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।